मंच पर उपस्थित परमादरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई, श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारी और आज इस ऐतिहासिक अधिवेशन में देश के कोने कोने से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज पंडित दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी का वर्ष दोपहर के बाद देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का ये अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में मानने वाले हर व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्योंकि आज ही के दिन 5 दशक पहले इसी भूमि पर पंडित दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ की धुरा अपनाई और इसी प्रकार के एक राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर पंडित जी को भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया था। मित्रों, पूरे देश के लिए पहले का कालीकट और आज का कोझिकोड अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसको भगवान परशुराम की तपस्थली भी कहते हैं। दक्षिण पूर्व के इस छोर पर अनेक प्रकार की व्यापारिक राजनीतिक गतिविधियां इसी शहर में हुई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह भूमि तीर्थ समान भूमि है, तीर्थ स्थान है, क्योंकि इसी भूमि पर 50 साल पहले पंडित दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में अपना काम शुरू किया था। और आज पीछे मुड़कर वो कालीकट से कोझिकोड की और भारतीय जनसंघ के भाजपा की ये 50 साल की यात्रा को देखते हैं तो आज आश्चर्यचकित और विस्मित होकर हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान, हमारे कार्यकर्ताओं का त्याग, तपश्चर्या, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और आज उसका परिणाम हमारी नजर के सामने आता है। मित्रों, जनसंघ से भाजपा की ये यात्रा आज जहां पर हम खड़े हैं वो स्थान कालीकट से ही शुरू हुई थी। जब कालीकट के अंदर भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ, उस वक्त देश के अंदर परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस का जो ऑरा था, कांग्रेस का जो प्रभाव था, उसका बिखराव शुरू ही हुआ। सन 67 में सम्मिलित सरकारें बनी थी। भारतीय जनसंघ धीरे धीरे अपनी यात्रा के उस मकाम पर था कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भारतीय जनसंघ ने प्राप्त कर ली थी। देश की संसद में 33 सांसद थे और कई सरकारों में हम सम्मिलित रूप से सत्ता में भी थे। और आज 2016 में फिर से हम यहां एकत्रित हुए हैं। तब हम
11 लोगों से, 11 कार्यकर्ताओं से शुरू हुई थी वो पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर आज विश्व के सामने खड़ा है। हमारे सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से पार है। भारतीय जनता पार्टी के देश की अलग अलग विधानमंडलों में विधानसभ्यों की संख्या, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। देश की पार्लियामेंट में 325 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेंबर पार्लियामेंट के नाते सेवा दे रहे हैं। 13 सरकारों के साथ देश के 50% भूभाग पर और 42% जनसंख्या पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शासन है। और देश में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा की ही पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार चल रही है और हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते आज देश को दुनिया में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में लगे हैं। मित्रों, ये जो यात्रा है हमारी विपक्ष से सत्ता के केंद्र तक की, जनसंघ से भाजपा तक की और कालीकट से कोड़ तक की, वो यात्रा ऐसे ही समाप्त नहीं हुई। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों कार्यकर्ताओं ने दधीची की तरह अपनी हड्डियों को गलाने का काम किया है। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण यह पार्टी ये विचार के लिए समर्पित करते हुए कभी न थके, न कभी हारे, न कभी निराशा आई, न कभी काम की गति को रुकने दिया। चलते रहे। दीनदयाल जी के चरवेती के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए आज पार्टी को यहां पर पहुंचाने का वो तपस्वी और बलिदानी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और आज पार्टी उनकी तपश्चर्या, बलिदान, त्याग और परिश्रम की नींव पर एक परम वैभव की स्थिति में देश के सामने खड़ी है। मित्रों, हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम दीनदयाल जी के जन्मदिन पर उनकी जन्मशती का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तब हम इस राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा है। दीनदयाल जी 20वीं शताब्दी के मनीषी जो माने जाते हैं उनमें से एक थे। एक अद्भुत प्रकार का व्यक्तित्व जिसको शायद कुछ साल के बाद कोई सोचेगा तो ऐसा भी सोचेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या। मैंने दीनदयाल जी को नहीं देखा, मगर उत्तर प्रदेश का प्रभारी जब बनकर गया, अनेक ऐसे कार्यकर्ताओं का, अनेक ऐसे वरिष्ठ नेताओं का मेरा संपर्क आया जिन्होंने दीनदयाल जी के साथ काम किया। दीनदयाल जी एक राजनीतिक नेता होने के साथ साथ कार्यकर्ता पहले थे, नेता बाद में थे। उनके जीवन में सादगी इतनी थी कि सभी लोग उससे आश्चर्यचकित होते थे। सरलता इतनी थी कि इनके व्यक्तित्व का स्वीकृति बहुत स्वाभाविक हो जाती थी। विद्वता तो थी, मगर साथ में विनम्रता भी इतनी थी। विचारों को व्यवहारू बनाकर, रेखांकित कर विचारधारा में ढालने का काम जो दीनदयाल जी ने किया, मैं मानता हूं कि कई दशकों तक, कई सदियों तक ये विचारधारा एकात्म मानववाद के रूप में न केवल भारतीय जनता पार्टी, न केवल भारत, पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य उस विचारधारा में दीनदयाल जी छोड़कर गए हैं। मित्रों, विचारधारा को विपरीत स्थिति में भी समाज के सामने रखने का उनमें साहस था। विचारधारा के आधार पर विचारधारा को आगे बढ़ाए, उस प्रकार की कार्य पद्धति वाला संगठन गढ़ने का उनमें कौवत था।
और विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ता घड़ने का धैर्य भी दीनदयाल जी में था। मित्रों, दीनदयाल जी ने उस जमाने में एक ऐसा चिंतन दिया जिसको उस जमाने में वैकल्पिक चिंतन कहा गया। साम्यवाद, मूढ़ीवाद, समाजवाद से परे उठकर एकात्म मानववाद का चिंतन दीनदयाल जी ने जब उस वक्त रखा, तब वो चिंतन की प्रासंगिकता और वो चिंतन के अंदर पड़ा हुआ शाश्वत का गुण किसी के ध्यान में नहीं आया था। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, उसकी एकात्मता, व्यक्ति, समाज, प्रकृति और इस तत्व की एकात्मता, ये चिंतन उस तरह से बना जो व्यक्ति बनाम समाज नहीं, व्यक्ति और समाज की एकात्मता को उजागर करता था। जो मानव बनाम प्रकृति नहीं, परंतु मानव और प्रकृति की एकात्मता को उजागर करता था। भौतिकता बनाम आध्यात्मिकता नहीं, परंतु भौतिकता और आध्यात्मिकता की एकात्मता को उजागर करता था। जड़ और चेतन के बीच में विखवाद नहीं था, जड़ और चेतन के बीच में एकात्मता को दीनदयाल जी ने व्याख्यायित किया था। मित्रों, ये दीनदयाल जी का जन्म शती वर्ष है। दीनदयाल जी ने अंत्योदय की कल्पना हमारे सामने रखी थी। अंत्योदय की कल्पना दीनदयाल जी ने रखी तब किसी को मालूम नहीं था कि पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भाग्य में ये अंत्योदय की कल्पना को चरितार्थ करने का मौका मिलेगा। मगर आज 50 साल के बाद ऐसी स्थिति है कि अंत्योदय की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 13 सरकारें देश भर में लगी हुई है और हमारी केंद्र सरकार भी अंत्योदय की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए लगी हुई है। विकास की पंक्ति में अंतिम खड़े हुए गरीब व्यक्ति के घर में से अंधकार को दूर करना, गरीब व्यक्ति के घर को धुआं मुक्त बना देना, गरीब व्यक्ति के घर से रोग से मुक्ति दिलाना, गरीब व्यक्ति के घर को गंदगी से मुक्ति दिलाना, गरीब व्यक्ति के घर से निरक्षरता को दूर दूर तक छोड़कर आना और गरीब व्यक्ति के घर से बेरोजगारी को भी दूर दूर तक छोड़कर आना, यही हमारी सभी सरकारों का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार चल रही है। इसलिए पार्टी ने निर्णय किया है मित्रों कि दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती को हम किस तरह से मनाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती को मनाने के लिए अंत्योदय की कल्पना को साकार करने से अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें दीनदयाल जन्मशती के वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का आज संकल्प करती है और सभी सरकारें इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। लगभग 2.5 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आजादी का जब आंदोलन चलता था तब तिलक महाराज ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और कुछ लिखने वालों ने लोकमान्य तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। उन्होंने स्वराज हमारे पास नहीं है, ये असंतोष को लोगों में जागरूक किया था। 2014 में देश की परिस्थिति जिस प्रकार से थी, पूरा देश घोर हताशा में, निराशा में लिप्त था। एक भयानक विचारों का औथार देश के समाज जीवन पर छाया हुआ था। देश किस दिशा में जाएगा किसी को दिशा नहीं दिखाई पड़ती थी। युवा निराश था, महिलाएं भयभीत थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास की गति भी रुकी हुई थी। उसी वक्त नरेंद्र भाई ने देश के अंदर एक आकांक्षाओं का जन्म कराने का काम किया। गुजरात के अंदर जो सरकार चलती थी उसने देश के सामने एक मॉडल रखा कि कैसे कल्याण राज्य बनाया जा सकता है,
संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी वो ही कल्याण राज्य, यही मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर संभव है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारी निर्बलता नहीं है, हमारी लोकतंत्र की निर्बलता नहीं है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के रहते हुए भी कल्याण राज्य की रचना हो सकती है। ये मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे देश के सामने रखा था। और नरेंद्र मोदी जी, मैं मानता हूं कि इन्होंने वो मॉडल रखकर, जैसे लोकमान्य तिलक ने असंतोष को जागरूक करने का, स्वराज की भूख को जागरूक करने का काम किया था, नरेंद्र भाई आकांक्षा के जनक बने। नरेंद्र भाई ने लोगों की आकांक्षाओं को, आशाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको जागरूक करने का काम किया और ये 2.5 साल में उसकी परिपूर्ति की दिशा में हम बहुत आगे चल चुके हैं। मित्रों, ये 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है, वो सरकार कोई नहीं कह सकता, हमारे विरोधी भी हम पर उस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते कि ये सरकार पर कभी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगेगा। 10 साल के यूपीए के शासन में, सोनिया मनमोहन की सरकार के शासन के अंदर घपले घोटालों का जो एक निरंतर क्रम चला, 12 लाख करोड़ के घोटाले घपले उजागर हुए और उसके कारण भ्रष्टाचार के प्रति जिस प्रकार की, इसके विरोध के प्रति जिस प्रकार की जागरूकता लोगों में आई और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते गौरव के साथ देश के सामने कह सकता हूं कि मेरी पार्टी ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दी है जिसको हमारा विपक्ष भी, जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सका, पूर्णतः पारदर्शी सरकार देने का हमने काम किया है। मित्रों, हमारी सरकार गरीब कल्याण के रास्ते पर पहले दिन से चल पड़ी। जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी जब एनडीए के नेता चुने गए, वो भाषण को सुना होगा, उनको मालूम होगा कि नरेंद्र भाई ने अपने भाषण की शुरुआत ही दीनदयाल जी की अंत्योदय की कल्पना से की। उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार लोगों की सरकार है, भारत की जनता की सरकार है और विशेषकर वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो आज विकास की पंक्ति में कहीं दूर पीछे खड़े हैं, उनकी सरकार है, उनका इस सरकार पर अधिकार है। आमतौर पर जो भाषण होते हैं सरकार बनने के वक्त, वो भाषणों की चर्चा और वो भाषणों की मीमांसा जब होती है, तब शब्दों के साथ कर्तृत्व का मेल नहीं खाता है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते गौरव के साथ देश को बताना चाहता हूं कि मेरी पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल में देश की जनता को जो वचन दिया था, उसकी परिपूर्ति के लिए एड़ी चोटी का परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है और परिणामों को भी प्राप्त किया है। ये सरकार ने सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास कैसा हो सकता है, इसकी कल्पना लोगों के सामने रखने का काम किया। जन धन योजना के माध्यम से देश के 15 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अर्थतंत्र के अंदर सीधी हिस्सेदारी, आजादी का फायदा उसके घर में, उसके अकाउंट में पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने की है। स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा और मेक इन इंडिया से माध्यम से बेरोजगारी को के सामने लड़ने का एक नया रास्ता ढूंढा है। रोजगारी के लिए सिर्फ नौकरियों की गिनती की जाती थी। 60 करोड़ युवाओं को कोई नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती, मगर उसका विकल्प ढूंढने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और स्वरोजगारी के माध्यम से रोजगारी देकर करोड़ों युवाओं को आज निर्भर न अपने पैर पर निर्भर रहने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया है। सिर्फ मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 3 करोड़ 84 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बीमा योजना के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के बीमा योजना के माध्यम से
सुरक्षा चक्र बनाकर आज गरीब व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। उसको और भी प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है, मगर एक पहल बहुत अच्छी हुई है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपदा राहत में बढ़ोतरी, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारे कामों का एक संपुट बनाकर देश के किसानों को समृद्ध करने के लिए एक पहल की है और देश की सभी राज्य सरकारों के सामने और केंद्र सरकार के सामने एक लक्ष्य रखा है 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। और मित्रों, मैंने राज्य सरकारों के साथ बैठक करी है। हमारी राज्य सरकारें इसके लिए कटिबद्ध है और सटीक रणनीति बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र के अंदर हर गांव को 80 लाख रुपया, हर कस्बे को 21 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम विद्युत, दीनदयाल ग्राम विद्युतीकरण योजना, कई सारे कामों का एक संपुट बनाकर ग्रामीण विकास को प्रधानमंत्री जी ने विकास का केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया है। उज्ज्वला योजना, इस योजना के बारे में मैं विशेष बताना इसलिए चाहता हूं मित्रों कि एक व्यक्ति जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द है, ऐसी व्यक्ति को अधिकार मिलता है तो परिणाम कैसे आते हैं, इसका ये उज्ज्वला योजना उदाहरण है। नरेंद्र भाई ने जन धन योजना शुरू करने के बाद हर गरीब के घर में अकाउंट पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में वो अकाउंट में एलपीजी की सीधी सब्सिडी हर व्यक्ति के खाते में डालने का काम किया। उसको लोगों ने सुधार के रूप में ही देखा। मगर मैं बताना चाहता हूं आज इस अधिवेशन के माध्यम से देश की जनता को कि ये सिर्फ सुधार नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई की शुरुआत थी। जब बैंक अकाउंट में सीधी सब्सिडी भेजना शुरू की है तो 14,900 करोड़ की सब्सिडी की जो चोरी होती थी वो बंद हो गई और उसकी बचत हो गई। 14,900 करोड़ की सब्सिडी कालाबाजारी खा जाते थे, उसको रोकने का काम एक ढांचागत सुधार के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और उसके बाद में उन्होंने लोगों के अंदर जो भावना पड़ी है उसको जागरूक कराने का एक साहसी कदम उठाया। जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 की लड़ाई में जब अमेरिका ने हमें अनाज देने से इनकार करने की शुरुआत करी तो उन्होंने कहा था हम भूखे तो रह सकते हैं मगर हमारी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। मेरे देश का हर व्यक्ति सप्ताह में एक बार भोजन नहीं करेगा मगर हम हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। और पूरे देश ने सप्ताह में एक बार भोजन करना बंद कर दिया था। उसके बाद इतने लंबे अंतराल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने साहस किया कि अगर आप संपन्न हैं, अगर आप इस पर ईश्वर की कृपा है, आपके पास पर्याप्त जीवन व्यतीत करने के लिए धन है तो आप सब्सिडी मत लीजिए। सरकार आपकी सब्सिडी नहीं काटेगी, आप ही सब्सिडी को छोड़ दीजिए, गिव इट अप। और मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों, इस जमाने के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने मोदी जी की अपील को महत्व देकर उसको स्वीकार कर अपनी सब्सिडी खुद छोड़ दी। और उसके बाद में जनधन अकाउंट से सीधी सब्सिडी पहुंची, 14,900 करोड़ रुपया बच गया। 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और पैसा बच गया। इसको देश के खजाने में नहीं डाला, उसके लिए एक नई योजना उज्ज्वला योजना लेकर आए कि 5 साल के अंदर देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं की झोंपड़ी में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कंडे और लकड़ी जलाकर जो खाना पकाने वाली महिला थी, उनको कोई व्यसन हो न हो, उसके फेफड़े में 400 सिगरेट जितना धुआं हर रोज घुस जाता था। एक बच्चा अपने अभ्यास करता था, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाता था, बच्चे के फेफड़े में धुआं जाता था और बीमार व्यक्ति और बीमार हो जाता था। आज वो गरीब के घर में गैस पहुंचने लगे हैं मित्रों। और कांग्रेस ने पूरे 68 साल में अब तक जितने भी शासन रहे उसने 13 करोड़ गैस बांटे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने
5 करोड़ गैस के कनेक्शन गरीब ग्रामीण के घर में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, इसको कहते हैं कि अगर दिल में गरीब के लिए टीस है, दर्द है, गरीबी को जो जानता है, गरीबी को जो झेला है, उसके दिल में से, उसके मन में से, उसकी संवेदना में से अगर कोई योजना बनती है तो वो उज्ज्वला योजना जैसी योजना बनती है। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुकन्या समृद्धि योजना, इस प्रकार की कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। मित्रों, हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव और एक नई योजना लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति की दिशा को एक बदलाव, एक मोड़ देने का काम किया है। हमने वचनों की राजनीति में से, चुनाव घोषणा पत्रों की राजनीति में से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने का काम किया है। हमारी सरकारें परफॉर्मेंस के आधार पर बार बार चुनकर आती है और जनादेश प्राप्त करती है। ये देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आने वाले कई दशकों तक देश के हर राजनीतिक दल ने स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, गरीब कल्याण, भारत को समृद्ध बनाना, इसके साथ साथ भारत के गौरव को बढ़ावा देने का काम भी नरेंद्र भाई ने किया है। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, मगर अमेरिका की संसद के अंदर देश के जिस किसी भी नागरिक ने नरेंद्र भाई का भाषण दिया हो, देखा होगा, उसको देश के सार्वभौमत्व के लिए गौरव हो, इस प्रकार का भाषण अमेरिका की संसद की मेज पर से नरेंद्र भाई ने दुनिया के सामने रखा था। आज हम दुनिया के हर देश के समकक्ष बनकर दुनिया के सामने प्रस्तुत है। दुनिया मानती है कि भारत एक प्रथम पंक्ति का राष्ट्र है। ये काम 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है, ये निर्विवाद स्थिति है। जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली के अंदर आमूल चूर परिवर्तन कर ऑक्ट्रोय, सेल्स टैक्स मतलब वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स, चारों करों का एकीकरण कर कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक पूरे देश में एक कर प्रणाली लाने का ऐतिहासिक रिफॉर्म्स करने का यश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल जाता है। मित्र, राज्य सरकारें भी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ये सभी राज्य आज विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं। मैं आसाम के लिए थोड़ी बात बताना चाहता हूं। मित्रों, हम सभी कार्यकर्ता आसाम के साथ मन से जुड़े हुए हैं। हम सभी कार्यकर्ता बहुत छोटे थे, हम तो गुजरात में बोलते थे, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। सभी के जीवन में कभी ना कभी आसाम के लिए कोई जुलूस में, कोई प्रदर्शन में जाने का मौका हुआ। आज आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका हमें मिला है। मैं विकास की बातों में, गरीब कल्याण की बातों में बहुत आगे बताया जाना नहीं चाहता, इसमें भी आसाम की सरकार अच्छा करे। मगर जब आसाम का मुख्यमंत्री भारत बांग्लादेश की सीमा पर पूरा दिन व्यतीत कर गाड़ी लेकर सीमा का निरीक्षण करने जाता है और दूसरे दिन पर्याप्त व्यवस्था न लगने के कारण वहीं रुककर नदी में नाव में बैठकर ब्रह्मपुत्रा का पूरा दिन का चक्कर लगाता है, तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरी छाती गज गज फूल जाती है। हमने एक ऐसी सरकार बनाने का काम किया है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है। काजीरंगा के जंगल के अंदर 3 गांवों के अंदर जो घुसपैठिए थे, उनको खदेड़ने का, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी खदेड़ने का साहस एक भी कांग्रेस की सरकार में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने के अंदर एक काम को समाप्त कर दिया है। मित्रों, कई सालों के बाद आसाम की जनता ने आज देखा है कि 15 अगस्त का उत्सव कैसा होता है। उल्फा के ऐलान के कारण सालों तक आजादी का यह महोत्सव, लोकतंत्र का यह महोत्सव
आसाम की जनता इससे महरूम थी। आज आसाम के अंदर 3 दिन का 15 अगस्त का स्वतंत्रता का महोत्सव हर गांव, हर स्कूल, हर कस्बे में हुआ है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, पार्टी ने भी, हम 9 अगस्त 2014 को दिल्ली में मिले थे, उसके बाद में अधिवेशन के माध्यम से पहली बार मिल रहे हैं और पार्टी ने हमारी जो मोदी जी की लोकप्रियता थी, पार्टी की जो लोकप्रियता थी और एक प्रचंड जनादेश हमें जो मिला था, उसको स्थायित्व देने में पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। उसी वक्त मैंने कहा था कि अब समय आ गया है, इसको हम सर्वोच्च टोच न समझे, इससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। पार्टी के काम को पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, दक्षिण के सभी राज्यों में बढ़ाने का समय आ गया है। पार्टी के काम का विस्तार करना चाहिए, विचार की स्वीकृति को बढ़ाना चाहिए। और पार्टी आज, मित्रों, 2 साल के बाद हम जब फिर से मिल रहे हैं, आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सब लोगों के सामने है। 11 करोड़ सदस्यों का हमारा परिवार एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर यहां पर बैठा है। पार्टी के काम को स्थायित्व देने के लिए कार्यालय निर्माण, कार्यालय आधुनिकीकरण, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन, पार्टी के इतिहास का लेखन, कई प्रकार के प्रकल्प हमने हाथ में लिए हैं और हमने तय किया है कि पार्टी के हर जिले में पार्टी के सामर्थ्यों का एक अत्याधुनिक कार्यालय बनाकर पार्टी को हमेशा के लिए, एक लंबे समय के लिए काम करने की व्यवस्था इसी टेन्योर के अंदर हम देंगे। मित्रों, 7 राज्यों के अंदर पार्टी के विस्तार का संकल्प हमने 9 अगस्त के 2014 के अधिवेशन के अंदर लिया था और सदस्यता अभियान में, हमारे प्रशिक्षण अभियान में वो 7 राज्यों पर पूरा बल दिया गया। आज मुझे कहते हुए आनंद है कि केरल के अंदर हम 14.5% वोट प्राप्त कर एक ठोस राजनीतिक ताकत केरल के अंदर बन चुके हैं। बंगाल के अंदर 11% वोट प्राप्त कर आगे का रास्ता हमने प्रशस्त किया है और वो 7 राज्यों में से ही एक राज्य आसाम के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम समाप्त हो गया है। मित्रों, कोर ग्रुप, कार्यकारिणी की नियमितता, ये सारी चीजों को हमने संगठनात्मक दृष्टि से नीचे पहुंचा है। इसके बारे में मैं बहुत बातें करना नहीं चाहता क्योंकि ये बातें हम बार बार करते हैं। मित्रों, तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, शहादत दी, वो सारे शहीदों को आज फिर से एक बार स्मरण करने का काम हमने 15 अगस्त से जो तिरंगा यात्रा निकली उसमें किया है। और मैं देश भर के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष के नाते अभिनंदन देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा देश में निकली है, इसने देश में देशभक्ति का ज्वार लाने का काम किया है। हर शहीद के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मित्रों, अभी अभी जम्मू कश्मीर की स्थिति पिछले 2-2.5 महीनों से कुछ चिंताजनक बनी। अलगाववादियों के आंदोलन के कारण पूरा देश चिंतित है, मगर मैं आज इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर के लिए जो संकल्प है वो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, इसको दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शांति के हर रास्ते पर चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर चर्चा उनसे होगी जो अपने आप को भारतीय मानते हैं। चर्चा इनसे होंगी जो चर्चा बंधारण के, हमारे संविधान के 4 कॉर्नर्स के मर्यादा में करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी व्यक्ति से चर्चा नहीं होगी जो हमारे संविधान को स्वीकार नहीं करता। ये बात रखते हुए भी हम कश्मीर को, भारत के साथ कश्मीर का जो रिश्ता है उसको ज्यादा दृढ़ बनाएंगे। और मैं आज यहां से ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकत कर
अगर कोई दिवा स्वप्न देखता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, तो वो लोग याद रखे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कभी सच न होने वाला दिवा स्वप्न सिद्ध होने वाला है। मित्रों, अभी अभी उरी में हमारे जवानों के कैंप पर एक हमला हुआ, 18 जवान शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी ये हमले की कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उन शहीद जवानों के परिवार के साथ संवेदना के साथ, वेदना के साथ खड़ा है, उनके दुख में उनके साथ खड़ा है। मित्रों, मैं उड़ी की घटना पर बाद में एक स्टेटमेंट देने वाला हूं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करता, मगर एक बात मैं जरूर बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुरुआत से टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस का रवैया रहा है, हमारा अभिगम रहा है। हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। आतंकवाद कहीं से भी आता हो, जहां से भी आता हो, उसके सामने ये सरकार लड़ाई लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आतंकवाद का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मक्कमता से, मक्कम निर्धार के साथ सामना किया है और उसको नष्ट करने का प्रयास किया है। यही एक साल के अंदर 17 हमले, सीमाओं के 17 प्रयास सीमाओं के क्रॉस करने के हुए, सभी के सभी को हमने विफल कर दिया था और 131 से ज्यादा आतंकवादी हमारे जवानों ने ढेर कर दिए थे। उसी निराशा में से जन्मा हुआ एक कायरतापूर्ण कृत्य है। मगर ये लंबी लड़ाई है। कोई उड़ी को परिणाम समझता है तो एक गलती न करे। उड़ी पड़ाव है, लड़ाई चालू है, विजय भारत की सेना की और भारत की निश्चित है, उसमें कोई स्वप्न न देखेंगे। मैं इस मामले में बाद में स्टेटमेंट दूंगा, तब डिटेल बात करेंगे। उत्तर पूर्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो राजनीतिक दल है छोटे छोटे, इनका एक नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नेडा के नाम से जो अलायंस बना है, आज उत्तर पूर्व में नेडा के तत्वाधान में आसाम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल में सरकारें चल रही हैं। और मुझे भरोसा है कि जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें मणिपुर में भी हम सरकार बनाने का काम निश्चित करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का जिस प्रकार से स्थिति बना है, वो इतने बड़े देश के प्रांत के अंदर चिंताजनक स्थिति है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की भूमि महफूज नहीं है। सत्ता के आश्रय को लेकर कई प्रकार के गुंडा तत्व, भूमाफिया लोगों की भूमि को हड़पने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सभी सीमाओं को पार कर चुका है। महिला सुरक्षा के नाम पर बुलंदशहर जैसी घटनाएं इतनी काली पहुंच चुकी है कि महिला सुरक्षा की बात करना भी बेमानी है। एक वर्ग विशेष का राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश ने इस देश में जब परिवर्तन हो रहा था, 2014 का चुनाव हो रहा था, तब देश में आज पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के कारण है, क्योंकि 80 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश में दी। और मुझे भरोसा है कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को सही रास्ता दिखाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी
सही फैसला कर कर एक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। गोवा, उत्तराखंड और पंजाब के अंदर भी चुनावी मैदान में हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता, हमारे कार्यकर्ताओं का संख्या बल, हमारे कार्यकर्ताओं की रणनीति और उनके उत्साह को देखते हुए ये सभी पांचों के पांचों राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए मैदान में है और विजय हमारे साथ रहेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मित्रों, ये गरीब कल्याण वर्ष मनाने के लिए अभी कुछ दिन पूर्व भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। उसमें गरीब कल्याण एजेंडा तय करने का विचार आया था और उस वक्त प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पार्टी ने श्री शिवराज सिंह जी, श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री रघुवर दास और श्री विनय सहस्त्रबुद्धे की 4 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने गरीब कल्याण एजेंडा बनाने का काम लगभग समाप्त कर दिया है। कुछ ही दिनों में वो गरीब कल्याण एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी घोषित करेगी और उसी एजेंडे को प्रमुखता से अपनी राज्य सरकारें नीचे तक ले जाने का काम करेगी और हम दीनदयाल जी की जन्मशती को, उनके अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इस गरीब कल्याण एजेंडे को नीचे तक ले जाएंगे। ये साल पूज्य बाला साहेब जी, नाना जी और गुरु गोविंद सिंह का 30 शताब्दी का साल भी है। बाला साहब जी और नानाजी देशमुख की जन्मशती है, दीनदयाल जी की जन्मशती है और गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती है। मित्रों, ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल का हम उपयोग क्या करें, इस साल को हम कैसे मनाएं? पार्टी की सरकारें जहां है वो तो गरीब कल्याण एजेंडा को लेके आगे बढ़ेगी, मगर हम 11 करोड़ सदस्य हैं। हम 11 करोड़ सदस्य क्या करें जिससे देश का विकास हो, जिसके देश के अंदर एक अच्छे वातावरण की निर्मित हो, भारतीय जनता पार्टी को यश मिले, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। मैं आज पार्टी के अध्यक्ष के नाते सभी 11 करोड़ सदस्यों को एक अपील करना चाहता हूं कि 25 सितंबर के पवित्र दिन ही आप सभी 11 करोड़ सदस्य अगर आज तय करते हैं कि हम एक संकल्प लेंगे, कोई भी एक संकल्प जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो, हमारी विचारधारा को मजबूत करने वाला हो, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने वाला हो, आपके व्यक्तिगत जीवन को ऊंचाई देने वाला हो, ऐसा कोई एक संकल्प तय करते हैं तो इस एक संकल्प कर कर 11 करोड़ संकल्पों का जो एक समूह बनेगा, मुझे विश्वास है मित्रों, ये समूह भारत माता को अपने विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने में निश्चित रूप से सक्षम होगा और यह हम काम दीनदयाल जन्मशती के माध्यम से कर सकते हैं। मित्रों, आजादी के सारे शहीदों ने आजादी के बाद देश की जनता से जो अपेक्षा रखी है, भारतीय जनता पार्टी के अमर बलिदानी कार्यकर्ताओं ने बलिदान देने के वक्त जो मन में सोचा है पार्टी के बारे में, देश के बारे में, और पार्टी के मनीषी दीनदयाल जी के मन में देश के लिए और पार्टी के लिए जो कल्पना थी, वो कल्पना को चरितार्थ करने का मौका हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है। और आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारा नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पित होकर आज भारत माता के, भारत के विकास के आड़ में जितने भी अवरोध है, परिश्रम कर कर उसको दूर करे। हर गरीब के बालक को स्वप्न देने का अधिकार दे, हर गरीब को विकास के रास्ते पर जीवन व्यतीत करने का अधिकार दे। पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित सबको समाज के अंदर समान व्यवस्था उपलब्ध हो, इस प्रकार के समाज की हम रचना करें तो मैं मानता हूं कि दीनदयाल जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी में मैं सामर्थ्य देख सकता हूं मित्रों, देश की राजनीति का एजेंडा सेट करने का सामर्थ्य किसी एक पार्टी में है
तो वो भारतीय जनता पार्टी में है और वो दायित्व इस सभागार में बैठे हुए लोगों का है। आज मैं इस अवसर पर देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर परिश्रम करें, आइए हम सब मिलकर एक रास्ते पे चले, आइए हम सब मिलकर एक ही स्वप्न को देकर उसको साकार करने का प्रयास करें और भारत माता को फिर से एक बार विश्व गुरु के दीप्यमान स्थान पर विराजित कर दीनदयाल जी के स्वप्न को साकार करें। यही बात कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।